नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। आप दिन भर से लगातार आपके साथ में बने हुए हैं और क्या होंगे कल के परिणाम। कल परिणाम का दिन है, बस कुछ ही पल बचे हुए हैं रिजल्ट आने के लिए। सबकी धुकधुकी बढ़ी हुई है और हर व्यक्ति अपने ढंग से अपना आकलन लगा के जो उसका पसंदीदा उम्मीदवार है उसको आने की बात करता है। कई लोगों ने दिनेश गुप्ता के चुन के आने की बात की, तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पे आनंदराज अंबेडकर चुन के आ रहा है यह भी चर्चा की। जबकि हकीकत में देख रहे हैं कि सामने सीधी आमने सामने की लड़ाई यहाँ पे सीधी दिखाई दे रही है। बलवंत वानखड़े वर्सेस नवनीत राणा, यानी भाजपा और कांग्रेस सीधी आमने सामने। तीसरी जो महत्वपूर्ण लड़ाई थी दिनेश गुप्ता की, वह भी चुनाव के समय से, चुनाव के दिन से ही उसी दिन से पिछड़ते हुए नजर आए। तो सर्वे में भी, पूरे आकलन में भी कहीं पर भी वो 1 लाख वोट से ज्यादा नहीं है। अभी तो हमने जाति न्याय जो सर्वे किया था उसमें दिनेश गुप्ता व अन्य टोटल पूरे के पूरे मिला के 1,15,000 के आसपास आ रहे हैं। और मुख्य लड़त जो है सीधी सीधी भाजपा और कांग्रेस के बीच में। तो मेरे साथ में संजय मापले और संतोष जी ठाकरे है। दोनों दोनों राजनीति में मंजे हुए खिलाड़ी है। संतोष ठाकरे चुनाव भी लड़ चुके हैं एमएलसी का और सक्रिय राजनीतिक के रूप में, राजनीति के विश्लेषक के रूप में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि जितने भी लोग यहाँ पे चर्चा में शामिल है, किसी न किसी उम्मीदवार के पक्ष में बोलते हैं। हम अभी यहाँ पे हकीकत क्या है उसका एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि जितने यहाँ पर अभी देश ठाकरे जिन्होंने बोल के गया उनकी बात में कितनी सत्यता थी और क्यों उनके पास मजबूरी होती। कल जीतू दूधा ने कहा कि 7 से 7.5 लाख के आसपास वोट नवनीत राणा को मिलेंगे और 3 से 4 लाख वोटों से जीत कर आएंगे, ऐसा किया। और अभी शहरों में पता चल रहा है कि बहुत जगह नवनीत राणा के बधाई के और विजय के पोस्टर तक लगने चालू कर दिए। इतना आत्मविश्वास बीजेपी को और नवनीत राणा को यहाँ पे कितना विश्वास है, क्या होगा और क्या ऐसे एक दिन पहले इतना जल्लोष मनाना, यह किस दिशा में ले जाता है। संतोष जी, हमने आज अभी देखा कि चुनाव के परिणाम तो कल आने हैं। हर व्यक्ति यहाँ पे आता है, हम कितना भी डिस्कशन कर ले वो यही बोलता है कि कल का दिन आने दो, परिणाम आपको मालूम पड़ जाएंगे क्या होगा। कांग्रेस वाला को लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, बीजेपी वालों को लगता है बीजेपी के पक्ष में आएंगे। बावजूद आज शहर भर में नवनीत राणा के विजयी होने के पोस्टर किस नजर से देखते हैं आप? थोड़ा उन्होंने रुकना चाहिए था और 12 घंटे या 16 घंटे रुक जाते थे तो सभी तरफ सारे चैनल पर भी उनके विजय की घोषणा हो सकती थी अगर चुनाव के परिणाम आने के बाद में। ये दिखाने की कोशिश है कि देखो भाऊ, देखो ताई, मैं तुम्हारे कितने साथ था, मैं तो शुरू से बोल रहा था कि आप ही चुन के आते हो और इसलिए मैंने तो 2 दिन पहले ही पोस्टर लगा दिया था। ये अपने अपनी नेतागिरी चमकाने का एक ये है, वो उसमें कोई ये नहीं है। यानी एक शौक के तौर पे और एक पूर्वानुमान की भाई अपना लीडर रहा। हाँ, मैंने तो बोला ही था, देखो मेरी बात सच हो गई। भी एक अच्छी उसकी श्रद्धा भावना हो सकती। हाँ। एक दिन पहले ही हमने घोषणा कर दी। चुनाव के बीच परिचर्चा में हमने देखा कि हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से, कोई भी किसी भी हकीकत की परिस्थिति को मानने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि नवनीत राणा को बीजेपी में प्रवेश लेने से तो आखिर तक, दिन तक काम करने तक भी कई लोगों के अलग अलग मत और अलग अलग हमने देखे। अमरावती की स्थिति अभी ऐसी है कि फिलहाल में जो दोनों पार्टी, हमने 2 सर्वे, मैंने बताया कि 2 सर्वे किए, जाति न्याय और विधानसभा, दोनों में करीब करीब नवनीत राणा को 5,09,000 वोट के आसपास मिल रहे हैं। किस नज़र से देखते हैं ये जो सर्वे हम लोग करते हैं, बाकी एजेंसी सारी करती है, हम लोगों ने तो हजार लोगों के सैंपल्स लिए थे उनके। अब हम भी थर्ड पार्टी सर्वे कराते, पूरे लोगों की एजेंसी अपॉइंट करते, उसके आधार पर जो आता है उसके आधार पर हम विश्लेषण, और हर व्यक्ति, हर हर जितने भी आपके सर्वे करने वाले हैं, जितने भी एग्जिट पोल है, सब थर्ड पार्टी कंटेंट, सब लोग, सब अपनी अपनी एजेंसी है, लोग लगाते हैं। और कुछ लोगों ने लाख के सैंपल लिए, कुछ ने 2 लाख के लिए, कुछ ने 5 लाख के लिए, ऐसे अलग अलग सैंपल्स लेके पूरे सर्वे कराए जाते हैं। कितना सटीक मानते हैं इन सर्वे को आप? क्या सर्वे पर कुछ आधार होता है? हाँ, होता है। लोग खुल के जो भी नहीं बोलते, लेकिन चर्चा से, बॉडी लैंग्वेज से, नजरों से जो कुछ पता चलता है तो उससे, उसके आधार पर अनुमान लगाना। देखो, आसमान में बादल है
तो बारिश होगी, तो ऐसा तो अनुमान हर कोई लगाता है ना। कभी कभी बिना बरसे भी चल जाते हैं, बिना बरसे चले जाते हैं, बात सही है। जी जी। पर तभी लगाते हैं लोग अनुमान जब बादल दिखते। बादल है ही नहीं तो आज बारिश होगी ऐसा कोई बोलता नहीं है। तो ये इन्फेरेंसेस निकालना, और इसमें रिसर्च करने वाले लोग रहते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह से किस प्रश्न को पूछा जाए, किस तरह से बात की जाए। बोलने वाला भाई दिल से बोल रहा है, मन से नहीं बोलते, लेकिन उनके ट्रांसपेरेंटली बोल रहा है, या नजर में से, उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। और जैसे कि बात चली थी कि भाई 12 बजे तक तो चल रहा था, अपना शिट्टी चल रही थी, फिर 12 बजे के बाद पिछड़ गई लोगों के नजर में। हाँ, जब देखता है कि कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो जब घूमते हैं लोग, घूमने के बाद बोलते हैं कि मैं 4 बूथ पे गया, मैं 4 गांव घूम के आया, मैं अचलपुर गया, मैं दर्रापुर गया, पर वहां शिट्टी का कोई नाम नहीं लिया। सर्वे ये भी कहीं ना कहीं से यस, ये काम करता है, एकदम ही वो ऐसे हवा में नहीं होते हैं, उसका भी कोई आधार होता है। हाँ, वो कितना सटीक बैठता है ये तो एग्जैक्ट पोल ही बताएगा। वो कल आने वाला समय 4 तारीख का, और कल सुबह 8 बजे से लगातार सिटी न्यूज चैनल पर काउंटिंग स्टेशन से भी और हमारे स्टूडियो से लगातार लाइव रहेंगे। हर पल पल की खबर, अमरावती का पूरा विश्लेषणात्मक वर्णन कल आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। साथ में विदर्भ, महाराष्ट्र और देश के भी पूरे आंकड़े आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से, आप एक चैनल पर भी रहे तो आपको पूरी की पूरी देश की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपके टीवी तक, आपके हाथ में मोबाइल तक, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उस तक पहुंचाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आप हमारे साथ में जुड़े रहे। बहुत बढ़िया, हमने जो बहुत बढ़िया 2 अलग अलग एजेंसियों के सर्वे किए, और सर्वे का विश्लेषण के रूप में आज हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया था। तो करीब करीब सर्वे के साथ में सब लोग जुड़ते चले गए। कोई ने भी ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कुछ जगह ये लग सकता है कि जैसे कल कहा कि धार्मिका इतना नहीं हो सकता। धार्मिका जो 60% वोट नवनीत राणा को, यानी 600 लोगों ने करीब करीब नवनीत राणा के पक्ष में हमारे साथ में सर्वे के समय बोला था। ये 600 लोग हो सकता है, 600 लोग जो है कुछ उस फील्ड में, हालांकि हमने कहा था कि सब फील्ड, सब एरिया सभी इसका चाहिए, इसके लिए एजेंसी अपॉइंट की थी हमने। तो उसमें जो डाटा है 600 लोगों को नवनीत राणा ने 600 लोगों को पसंद किया। वहीं पे बलवंत वानखेड़े को 300 लोगों ने पसंद किया, और दिनेश भी, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक भी बहुत सारे, कि दिनेश भी वहां चलने के कारण प्रहार का भी वहां पे मतदार राजकुमार पटेल का, तो इसलिए ये सारे आंकड़े कहीं तो भी हमको नहीं पहुंच जाता तो उसके करीब करीब जरूर आपको पहुंचाते। एक वजह ऐसा नहीं है कि 5,09,000 वोट नवनीत राणा को मिले, और वोटिंग में यदि 7.5 लाख वोट मिलते हैं जैसे कहा कि, और बलवंत वानखेड़े को 3 लाख वोट मिले, ये सर्वे बहुत फिर सर्वे से पूरी डिफरेंट स्थिति होती, और ऐसा कहीं पे भी होता हुआ नजर नहीं आता। हमने जाति न्याय भी सर्वे किया, ये भी किया, उसके बावजूद हमने देखा कि लोगों ने उसको माना तो है पर स्वीकारा नहीं है। क्यों लोगों के साथ में ऐसा, जो हमारे साथ में कार्यकर्ता आए थे, क्यों ऐसा लगता है, क्यों ऐसा समय पे हो जाता है? आता आपण जो 2 दिवसा अगोदर आपण जो सॅम्पल सर्वे केला, आणि काल परवा आपण टॉकिंग सर्वे केला, आणि त्या आता तुम्ही सांगितलं की काही लोकांनी त्या सर्वेला मान्यता दिली पण स्वीकारलं नाही। आता मान्यता दिली, एखाद्या गोष्टीला मान्यता देणे, पण त्याचा पर्याय शब्द होते तो स्वीकारणे। मान्यता दिली त्यांनी की बा तुमचा सर्वे बरोबर आहे, पण एखादी गोष्ट व्यक्ती, हमको मान्य नहीं, पण एखादी गोष्ट मन मानायला तयार नहीं, एखाद्या मन मानने को तयार नहीं होता है। एखाद्या गोष्टी स्वीकारत तोपर्यंत नाही जोपर्यंत त्याला ऍक्च्युअली खरं कळत नाही। कारण की असं आपल्याला अनेक वेळा पाहायला मिळालं आहे। म्हणजे आता काही महिन्या अगोदर राजस्थान आणि दूसरा वो उनके विचारों के अनुकूल नहीं होता है, इसलिए वो स्वीकारते नहीं। काल परवा आता राजस्थान आणि मध्य प्रदेशच्या निवडणुका झाल्या, सगळे एक्झिट पोल कसे फोल गेले पाहिलं आपण। 2004 ची आपण निवडणूक पाहिली, बिहार पाहिलं आपण, पश्चिम बंगाल पाहिलं आपण, कर्नाटक पाहिलं आपण। ये भी एक सर्वे अंदाज रहता है लोगों के निकाल के। विश्वासार्हता कशी कमी होते? दुसरी विश्वासार्हता ही त्या त्या लोकांच्या विचाराच्या मानसिकतेवर राहील। समजा आता स्वीकारलं कोणाने, जे लोक ज्या ज्या पार्टीचे कार्यकर्ते किंवा पदाधिकारी आहे, आणि तुम्ही तर त्याच्या विरोधामध्ये सर्वे दिला तो मानायला तयार होणार। करेक्ट करेक्ट।
आणि तुम्ही कालपर्यंत असं म्हटलं की नवनीत राणा 7,000 मतांनी निवडून येणार. नवनीत राणा सबने मान लिया. सगळ्यांनी मानलं की हे करेक्ट आहे, 7चे 5 जरी तरी चालते, पण नवनीत राणा येणार. म्हणजे हा एक भाग झाला. आज आपण जातीय समीकरणामध्ये आपण असं पाहिलं की जातीय समीकरणामध्ये आपण बलवंत वानखडेंना आपण 36,000 मतांची आघाडी दाखवली. अंदाज आहे हा आपला अंदाज झाला. लगेच त्यांचे जे कार्यकर्ते त्यांनी काय सांगितलं की सिटी न्यूजवर आपला 36,000 मतांनी आघाडी दाखवली, म्हणजे काल त्या 7,000 होत्या, आपण 36, म्हणजे आपलं मतदान वाढलं. हे गोष्ट कळाव्या मार्गाने की या 2 दिवसामध्ये मतदान तर केव्हाच झालं, मतदान होऊन आता जवळपास 38 दिवस झाले, पण 2 दिवसामध्ये हा जो डिफरन्स झाला 36,000चा आणि 29,000 मतदान 2 दिवसामध्ये कसं वाटलं. त्या 2 शक्यता होत्या. त्या आता एक शक्यता होती मतदारसंघ निहाय आणि तिथे असलेले कार्यकर्ते आमदार, ही शक्यता एक होती. त्यात 7,000 नवनीत राणा पुढे ठरतात. दुसरी शक्यता होती जातीय नियम, दीज आर द पॉसिबिलिटी, ह्या शक्यता आहेत. आणि मग या पद्धतीने जर हे चाललं असेल, वेव चालली असेल, जी जी हा, तर मग 37,000 बलवंत वानखडे पुढे येतात. आणि नेता आणि कार्यकर्ता आणि पक्षाप्रमाणे चाललं असेल तर 7,000 नवनीत राणा येतात निवडून. ह्या 2 पॉसिबिलिटी आहे. बात में संतोष भाई उसमें दो अलग अलग एजेंसियों के सब टोटली कहीं एक दूसरे से संबंधित जातिगत समीकरण में हमने उनके लीडर, उनके कार्यकर्ता, उनकी सामाजिक संस्थाओं की लिस्ट, उनके सामाजिक उनकी जरूरत है, उनका साथ में उनका अटैचमेंट, ये सारी चीजों पे यानी इमोशनली और लॉजिकली पूरा का पूरा उसमें डिटेल स्टडी की और उसके आधार पर सारा निकला. लेकिन दोनों में विशेष बात निकली कि नवनीत राणा को 5,08,000-9,000 वोट ही दोनों में मिले. दोनों में कहीं पे ये आंकड़ा इतना संभावित पण आपल्याला हे पण ऐसा अभी नवनीत राणा को एक सिटिंग केंद्र सरकार की पार्टी से वो चुनाव लड़ रही है, तो उनको 5 लाख तक आप पहुंचा रहे हैं सर्वे में. जी जी अब बलवंत वानखड़े को भी 5 लाख तक पहुंचा रहे हैं. 5 लाख के ऊपर दोनों को वोट मिल रहे हैं. दोनों को 5 लाख प्लस वोट्स मिल रहे हैं. जी, जी. तो मतलब सर्वे ये नहीं है, हवा में नहीं है. हवा नहीं कहीं बेस है उसका. हाँ, लोगों में जो धारणा है वो धारणा आपके सर्वे में जी, जी. आ गई है, सर्वे में दिखाई दे रही है. और 7,000 से नवनीत राणा जीतती है या 37,000 से जीतते हैं, तो ये दीज आर द 2 पॉसिबिलिटी है. साइंटिफिक है, ये हवा वाला नहीं है बात. अगर अब कौन सा फैक्टर काम किया, जी. अगर लीडर्स और एमएलए जो 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 मैंने देखा आपका सर्वे, उसके आधार पर जो अपने मतदार संघ न्याय किया, किसको कहां से कितने वोट्स मिलते हैं, उसमें 7,000 से नवनीत राणा जी आगे है, वो एक पॉसिबिलिटी है. जी. अगर 7,000 से पोजीशन पे आ रही है 7,000 से नवनीत राणा जीतती है, तो वो समीकरण काम किया पार्टी का. जी बराबर है, मतदार संघ का. हाँ हाँ, पार्टी और कार्यकर्ता और नेता का. अगर 37,000 से बलवंत वानखड़े जीत के आते हैं, तो ये समीकरण काम किया जातीय जातिगत समीकरण काम किया. यानी दोनों का आधार है, दोनों जो है वो साइंटिफिक है, गलत नहीं है. होना भी नहीं, अभी पूरे मैंने फैक्टर कौन सा काम किया वो एग्जैक्ट पोल बताएगा. यस, इसके अलावा और 2 पॉसिबिलिटी होती है, बादल आए हैं, बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, ये होता है. तो उस तरह से जब कार्यकर्ता है, जब यहाँ पे सर्वे में करते हैं, कार्यकर्ता के हिसाब से नवनीत राणा को 6 लाख के ऊपर वोट मिलना चाहिए. कांग्रेस के कार्यकर्ता के हिसाब से बलवंत वानखड़े को 6, तो दोनों को 6 तो मिल नहीं सकते. कहीं ना कहीं तो उसको बेस लगेगा ही लगेगा. नाही, मागच्या वर्षी मला वाटते नवनीत राणा एवढंच मतदान होतं. म्हणजे ये तीसरी बात अभी महत्वाचं आपण असं पाहिलेलं आहे की जेव्हा म्हणजे पिछले बार की अवस्था क्या है, नहीं, एक संघ कांग्रेस उनके साथ में थी, एक संघ राष्ट्रवादी उनके सामने. नाउ फ्रैक्चर्ड एनसीपी हो गई और फ्रैक्चर्ड कांग्रेस हो गई, फ्रैक्चर्ड शिवसेना हो गई. मतांची जी संख्या आहे आपण पाहिलं की 4,76,000 मतं आनंद अडसूळांना भेटले होते आणि 5,10,12,000 मतं नवनीत राणा भेटले होते. आणि तेव्हा 36,000 मतांनी नवनीत राणा विजय झाले होते 2019 मध्ये. अभी 36,000 से आणि आता तो डिफरन्स काढला तो योगायोग समजा, तो योगायोग आहे. एक 3 जगह का योग बढ़ रहा. हा योगायोग आहे. हे 36 कन्वर्ट 36 झाले का? म्हणजे हा जो योगा म्हणजे हे समीकरण आपण मांडलं नाही. हे समीकरण राजकीय योगायोगाने जोडलेलं समीकरण आहे. राजच्या 36,000 मताचा असा फरक होता, यावेळी 36,000 मताचा फरक होत आहे. आता मतदानचा विषय राहिला, मतदान तेवढंच आहे जेवढं मागच्या वेळेस होतं. फक्त संतोष भाऊ तुम्ही जे सांगितलं की मागच्या वर्षी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस सगळे पक्ष सोबत होते, त्याच्या समर्थनात कॅन्डिडेट होत्या. आणि यावेळेस बिलकुल
ज्यांचं समर्थन 2019च्या निवडणुकीवर नवनीत राणांना होतं, आज ते दोन्ही पक्ष प्लस तिन्ही पक्ष प्लस शिवसेना, जी हा म्हणजे दोन्ही पक्ष त्यांच्या आज अगेन्स्ट मध्ये आहे आणि तो उनके शिवसेना मतदान में फर्क नहीं है, पण त्यांच्या मतदानामध्ये फरक नाही जो आहे. मत की क्वांटिटी आ रही हाँ. जो 5 लाख 8,000 हाँ, 9,000 और जो आ रही क्या है, पता- नाही, कारण एक संघ हिंदुत्ववादी मतं जी आहेत ती भारतीय जनता पक्षासारख्या मोठ्या आणि लिडिंग पक्षाची आणि सत्तारूढ केंद्र सरकारमध्ये सत्तारूढ असणार आहे, ते स्टेटमध्ये सत्तारूढ पक्षाकडनं त्यांना उमेदवारी आहे आणि त्यामुळे त्या तिथे तरल्या त्या स्टेजला राहिल्या त्या. नाही ते त्यांचा स्वतःचा पण फेस आहे, हे ठीक आहे. पण नाही स्वतःच्या फेसवर 5 लाख नाही जाऊ शकत नाही त्या. मान्य करतो. नाही मी काय म्हटलं, नाही, नाही. स्वतःच 1 लाख देश भाजपा और हिंदुत्व भाजपा आणि हिंदुत्व मी जे म्हटलं आहे की भाजप- हिंदुत्ववादी का म्हटलेलं आहे, कारण भाजपापेक्षाही पुढे हिंदुत्व गेलं नवनीत राणाचं. हनुमान चालिसा आणि ते प्रदीप कुमार मिश्रा आणि या सगळ्या प्रकरणामध्ये कोसो दूर पुढे भाजपाचे जेवढे कार्यकर्ते, निष्ठावान कार्यकर्ते, जुने कार्यकर्ते, जाणते कार्यकर्ते हिंदुत्वामध्ये ते मागे पडतील. नवनीत राणा आणि रवी राणा हिंदुत्वामध्ये पुढे गेलेले आहेत. जी 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 म्हणजे यांच्यापासून हिंदुत्वाचा आदर्श घ्यावा. मग फरक नाही पडला ना. मी काय मग त्याच्यामुळे त्यांनी ठेवलं ना ते. आता हा योगा जुळून आला असं आपण गृहीत धरूया. ह्या काही आपण नाही काही- ठरवून केलेली नाही त्यांनी नवनीतजी राणा आणि रवी राणा यांचं असं योगायोग नाही आहे हे नाही, त्यांनी आपल्या मताचा योगा आहे. म्हणजे आपण ठरवून आहे. त्यांचं हे केलेलं सगळं ठरवून आहे. नहीं, ये तो पूरा सब हाँ. पूरा एक योजना ते के तहत है. स्ट्रॅटेजी आहे त्यांची. म्हणजे हनुमान चालिसाचं कोविडमध्ये का ये हनुमान चालिसाचं पठण तिथंच करतो म्हणणे म्हणजे त्यांनी आपलं जे प्रोजेक्शन केलं ते स्टेट लेवलवर केलं आणि हे सगळं करत असताना काही प्रमाणामध्ये उद्धव ठाकरेचं सुरळीत चालणारं सरकार जे होतं ते सरकारला हुसकवून लावण्यासाठी किंवा खाली खेचण्यासाठी तेच एक कारण घडलेलं आहे. शिवसेनेतलाही असंतोष त्या निमित्ताने बाहेर आला. स्वस्त आणि कोविडमुळं घरात बसलेली भाजपाही पुढे आली आणि त्यावेळेचे जे काय प्रकरण असेल सगळे घडलेले ते अंबानीच्या घरासमोर स्फोटकं ठेवण्यापासून सगळं ते सगळे बाहेर आले आणि ती भाजपाला एक संधी वाटली आणि भाजपाने त्या संधीचा फायदा घेतला. त्याला कारण नवनीत राणाच आहे. त्यांना लोकसभेची निवडणूक लढवायची आहे, आमदारकीची निवडणूक लढवायची आहे. कसे राहतात लोक, त्यांना निवडणूक लढवायची आहे. तो माणूस कुणाशी गोड बोलून चांगला बोलून जवळ कसं होईल यांनी स्ट्रेटेजी अलग है, यांनी पंगा घेतला. इनसे अलग है. हा यांनी दाखवून दिलं. हरदम चर्चाओं में किस प्रकार करेक्ट. चर्चाओं में रहकर एक अपर लेवल पे एक इंडिया लेवल की फेम जो बनना है. बच्चू कडूशी घेतलं, भाजपाच्या नेत्याशी घेतलं, संजय खोडकेंशी त्यांनी पंगा घेतला. या सगळ्या लोकांशी पंगा घेण्यामध्ये असं योगायोगाने घडलेल्या गोष्टी नाही. एक फक्त संजय खोडकेचं अगदी सुरुवातीच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमधलं जेव्हा सुलभाताई बडनेरत्न उभ्या होत्या त्यावेळेस घडलेलं जे प्रकरण आहे ते जर सोडलं तर नंतर त्यांनी शिंगावरच घेतलेलं आहे. रवी राणांनी म्हणजे भाजपालाही शिंगावर घेतलं, राष्ट्रवादीचे संजय खोडकेंनाही शिंगावर घेतलं आणि सगळ्या पक्षांना हे ठरवून होतं. कारण त्यांना माहिती आहे की इथं जर आपल्याला आपली नेतृत्व जर आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे तर आपल्याला या लोकांपेक्षा आपण कसं वरचढ आहो आणि लोकांना ते पाहिजे होतं. म्हणून त्यांनी आपली लिडरशिप मला सांगा एकाच घरामधले दोघंही आमदार आणि खासदार आहे. मूर्ख आहेत का ते लोक? म्हणजे एका घरामध्ये आजपर्यंत कोणालाही आपल्याच घरात खासदारकी आणि आमदारकी ठेवता आले नाही. ही जर दोन्ही त्यांच्या और सबसे मूल बात की राजनीति घराणा हा नहीं है. तर म्हणजे त्यांनी असं सहज घडलेलं आहे. त्यांना काही कळत नाही असं नाही. ते स्ट्रॅटेजीने करून राहिलेत आहे सगळं हे आणि भाजपाच्या सगळ्या नेत्याशी पंगा घेऊन भाजपाची तिकीट आणणे आणि आपलं उमेदवारी आपली जी आहे कॅन्डिडेचर हे सिद्ध करणे गंमतची गोष्ट नाहीये, मजाक बात नाहीये. तुम्हाला सांगतो मी, राजकारण हा प्लॅनिंगचाच पार्ट आहे. स्ट्रॅटेजी त्यांची काय आहे आणि आणि प्लॅनिंग असेल तर लोकांची जुळवायची असते ना. यांनी तोडायची केली ना. नाही कसं आहे तुम्हाला सांगतो. निगेटिव्ह केलं नाही, पॉझिटिव्ह नाही केलं. नाही, काय त्याच्यामध्ये काय झालं आपण शिवसेनेला कमी दुखवलं का? हनुमान चालिसामध्ये आता जे थोडस आपल्याला जे नवनीत राणा नेक टू नेक वन साइड का नाही झाली, हे जे शिवसेनेशी पंगा घेतला आणि हनुमान चालिसामुळे जे वातावरण बिघडलं गेलं हे लोकांना आवडलं नाही आणि त्याच्यामुळे आपल्याला ते नेक टू नेक वाटते. नाही तर रवीराणा वन साइड निघून गेल्या असत्या. वन साइड को यदि गेल्या असत्या. बीजेपी के साथ में जब गए तो वन साइड का प्रश्न इससे नहीं आता कि बीजेपी का देशव्यापी पूरा का पूरा पोलराइजेशन चालू है. सिर्फ अमरावती पुरता मुद्दा नहीं है. अमरावती का यदि हम नवनीत राणा की बात करें कि उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया,
उसके बाद में यहाँ पे नहीं, नेशनल पॉलिसी और है ये राष्ट्रीय है ना, हम ऊपर से भी देखते हैं ना, इन्होंने भी सिर्फ यहाँ पे पुरे यदि त्याला ताकद दिली अमरावती शहराच्या आणि जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये, पण ते आपले राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरा ते पॉलिसी मॅटर आहे, त्यांचं पॉलिसी मॅटर आहे, भारतीय जनता पार्टी पॉलिसी मॅटर है। मोदी उसी भाषा में बात करते, योगी भी उनके खासदार अलग भाषण करते हैं। नाही, इवन सबका कहीं ना कहीं जाके इवन पीएम पण तसेच भाषण देतात ना, विरोध है, आपण ते आपण ते भाषण पाहतोय ना। हालांकि हिंदुत्व को एक करने के चक्कर में हिंदुत्व तो पूरा जेव्हा आपण मंगळसूत्र पाहिलं म्हणजे मंगळसूत्र कोण हिसकणार आहे, लेकिन आपण जे मुद्दे पाहतो बोल रहे वो यूनाइटेड हो गए। हाँ, उसके कारण पूरा पोलराइजेशन का फर्क उनके ऊपर पड़ा, वो एक हो गए। यहाँ तक कि अपना वोट यानी जो हिंदुत्व वोट बैंक का अभी बढ़ा। अब हम आपसे पूछते कि क्या इन चीजों पे, इन मुद्दों पे, इन बातों पे देशव्यापी चुनाव किस हद तक महत्व रखता है? हमको राम मंदिर चाहिए, हमको हिंदुत्व चाहिए, हमको पाकिस्तान की बात करनी है, हमको नेहरू जी की बात करनी है, हमको गांधी जी की बात करनी है। ये सब चीजों में आज की 2024 में हम बैठे हैं, बात 1947 के पहले की करते हैं, उनके करतूत दिखाते हैं कि उन्होंने क्या किया था, कितना महत्व रखता है आज की नीति में, क्या यह जो जा रहा किस दिशा में जा रहा है देश? नहीं, वो तो गलत बात है। 1947 के पहले जो उन्होंने किया, आज जो भाजपा है और भाजपा का जो बेस है, उस समय का जनसंघ होगा या जनता पार्टी होगी, स्वाधीनता के पहले जनसंघ होगा, तो वो कोई लाइक नहीं करेगा। पर अब वो पीढ़ी चली गई, भूल गई, उसका ही वो अभी गैर फायदा ले रहे हैं। गैर फायदा कौन ले रहा? अभी की भाजपा ले रही है। कांग्रेस को बदनाम करना, नेहरू को बदनाम करना, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने देश भी कर दिया। हमने 370 उस समय घटना में रखा, इसलिए कश्मीर हमारे पास रहा, जिसके ऊपर हम अधिकार बता रहे हैं आज। नहीं, ये तो बोलते 370 लगा नहीं था कश्मीर उसी समय। नहीं, उस समय का इतिहास पढ़ो, उनको कहो उस समय नेहरू जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह के वहां के राजा हरि सिंह को बनाया, वहां का राजा हिंदू था, प्रजा सारी मुस्लिम थी, और मुस्लिम प्रजा का झुकाव जो था पाकिस्तान की तरफ था। इन्होंने राजा को कन्विंस करने की कोशिश की, तो फिर भी राजा कन्विंस नहीं हुआ। नहीं, जब आक्रमण हुआ, जब मदद मांगी राजा हरि सिंह ने भारत सरकार को, उस समय के हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा हाँ, मदद करने के लिए तैयार है, आप शामिल हो जाओ। तो बोले उस तरह से, फिर कुछ कंडीशंस रखी गई, बोले हाँ ठीक है, आपका अलग रहेगा, आपके यहाँ कोई दखल नहीं देगा, आपकी नीतियां अपने अनुसार चलेगी। लेकिन संघ राज्य का भाग, भारतीय संघ राज्य का एक भाग बनाने के लिए इन्होंने 370 कलम डाला। कांग्रेस ने या उस समय के पार्लियामेंट ने तत्कालीन जो भी आवश्यकता, हाँ, वो जरूरत थी, वो अगर नहीं डालते थे तो वो आते ही नहीं थे। उस समय वहां की प्रजा जो थी, वो सारी प्रजा जो है, वो पूरी की पूरी प्रजा पाकिस्तान के फेवर में थी, और पाकिस्तान के फेवर में होने के कारण उस समय उनको बताया गया कि देखो, आपके जो अधिकार है वो कायम रहेंगे, आपके अधिकार पर कोई हनन नहीं करेगा आपके अधिकारों का, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाओ। इसलिए एक विशेष प्रावधान किया गया 370 का, वो 370 रखा गया, इसीलिए 75 ईयर्स तक, अभी 75 साल तक कश्मीर भारत में रहा, अदरवाइज उसी समय चला जाता था जी। अब परिस्थिति अलग होगी उसको शामिल करने के लिए, अब 370 हटाना भी जरूरी आगे सारे अपन जरूरी हो गया था। वो पीढ़ी नहीं रही, समय भी आ गया था, वो पीढ़ी नहीं रही अभी। तो इन सारे मुद्दों को लेके हम चर्चा करते कि नेहरू जी ने उस समय ऐसा किया, गांधी जी ने तो इस बार खुद के प्रोजेक्ट, जहां तक हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी तो खैर नाम रह गया, सिर्फ मोदी जी पार्टी का नाम ही मोदी जी हो गया। मोदी जी ने जो तरह के, मोदी ऐसा करता है, मोदी ऐसा किया, और नेहरू जी ने, हमारा बोलना था कि वहां से लेके तो यानी दिल्ली से लेके गली तक जो बात बोलते हैं, तो गली तक भी वही प्रचार चालू है जो ऊपर दिल्ली में चलता है, पोलराइजेशन का। तो इसमें विकास के मुद्दे पर बात जो होनी चाहिए थी, वो विकास के मुद्दों पर बात नहीं होती है। अमरावती शहर का डेवलपमेंट कैसा करना, उसके ऊपर बात नहीं होती है। हमने जो काम किए उसके ऊपर बात नहीं होती है। हम बात करते हैं मंगलसूत्र की, हम बात करते हैं कि यदि ये नहीं आया तो ऐसा हो जाएगा। हमने कई बार कहा कि आप ये सरकार नहीं आई तो सबके लोगों को हरे घर, पता नहीं ये कहाँ तक उचित है। क्यों विकास की बात नहीं करते? आखिर 85% जनसंख्या जिनकी, उनको 15% लोगों से डर क्यों बताया जा रहा है? ये तामझाम और ये सब झकझोर करने वाले, चमक दमक वाला सब हमको विकास दिख रहा है। ये तो नेचुरल कोर्स में कोई भी प्रधानमंत्री रहता तो हो जाता था। ये सड़कें बनाना,
ये रेल लाइन बिछाना, जरूरत है जिस समय ये हो रहा। ऐसा वो अरे विकास हो दे। जब हम स्वाधीन हुए तब हिंदुस्तान में कितनी फैक्ट्रियां थी, क्या बनता था? अंग्रेजों ने जब हमको देश दिया, वो निकल गए यहाँ से, और नेहरू जी के या कांग्रेस के हाथ में जब देश दिया तो ये इतने नहीं, तो ये बना, धीरे धीरे बनने लगा। आज मेरे 2 पीढ़ियां पहले गांव में हम रहते थे, मेरे पिताजी भी गांव में रहते थे, आज मैं शहर में रहता हूं। मेरे जैसे सारा जितना सारा शहर बड़ा है, ये सारे गांव में रहने वाले लोग थे। तो हमारे पिताजी ने कुछ नहीं किया क्या? हम ही बड़े निकले तुर्रम खा के, हम आके अमरावती में मकान बना रहे, बंगलो बना रहे करके, हम हमारे बाप ने कुछ नहीं किया, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। जी जी। अरे उस समय की स्थितियों में उन्होंने जो किया, हमने हमारा डेवलप, हाँ, ये आगे आगे डेवलप होगा। अभी मशीनरी आई, उस समय रास्ता बनाने में, खेत बेच के हमने कार ले ली, टार रोड बनाने में उस समय कितना समय लगता था। वो बड़े बड़े ये चलते थे, पूरे रोड रोलर चलते थे, रात भर चलते थे, हाथ से वो टार बिठाना, डांबर बिछाना पड़ता था। आज मशीनरी आ गई है, एक दिन में 10 किलोमीटर रोड हो जाता है। आज अगर पर्वतों में से रास्ता बनाना है तो मशीनरी आ गई है, ये समय के हिसाब से होता है। समय के मशीनरी आई है, मशीनरी आई तो डेवलपमेंट का स्पीड भी बढ़ेगा। पहले जो होता था, अब हम जहां बैठे इसकी बात करते हैं, हम आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से हम यहाँ बोल रहे हैं, लोगों के पास इमीडिएट पहुंच रहा है। जी जी। पहले में क्या होता था, जो कोई घटना होती थी वो 8 बजे तक जो घटना पहुंचती थी प्रेस में, वो रात में छपती थी, सवेरे छपने के बाद पेपर बांटते थे, लोगों को 8 बजे पता चलती थी। मीडिया में ऐसा था, पहले कैसेट तैयार होती थी, तो कैसेट यहाँ से पहले के पत्रकारों भेजनी पड़ती थी। हाँ, पहले के पत्रकारों को कुछ नहीं समझता था, अभी क्या समझ रहा है। ये डेवलपमेंट जो है, ये नेचुरल कोर्स है, यही नहीं है, पूरे दुनिया में हो रही है। अब ये जिस तरह से हम ये विकास को देखते हैं, हाँ ठीक है, इनका स्पीड कुछ ज्यादा होगा, इनका स्पीड अगर डेवलपमेंट का ज्यादा है तो लोन का भी ज्यादा है, कर्जे भी ज्यादा लिए हुए हैं। अगर उन्होंने आरबीआई से सारा पैसा निकाल के गवर्नमेंट के तिजोरी में डाल दिया है, अब आप देखिए, जो आपदाओं के समय के लिए जो रिजर्व फंड होता है, जिसको आज तक हमने 75 साल में हाथ नहीं लगाया था, मोदी जी के सरकार ने वो निकाल लिया है पैसा। विपदा अगर आ गई तो हमें समझेगा इमरजेंसी फंड की क्या कितने अहमियत होती है, और खुदा न करे या ईश्वर न करे ऐसा हो कि ऐसी कोई विपदा इस देश पर आए, पर अगर आए तो समझ में आएगा लोन कितना बढ़ गया है। हम ये सारे विकास हो गया तो उन्होंने स्पीड भी बढ़ाया, ये तो सही बात है। उतना, हाँ, उतना पैसा भी डाला, हम पैसा कितना इकट्ठा कर रहे हैं। आज ही मिल रहा है, अभी टोल टैक्स बढ़ गया बोलते हैं हाईवे का, जीएसटी नहीं जीएसटी, और जिस तरह से टैक्स जीएसटी मिल रहा है, आप पता नहीं करो। अभी तो यूनिवर्सिटी के ऊपर आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि उनको 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का उन्होंने जीएसटी का भेज दिया। अब बच्चे एग्जाम के लिए पर्चियां भरते कि यूनिवर्सिटी कमा रही के पैसे, उस पर भी टैक्स लगा दिए। तो इतना सारा टैक्स अगर आप लगाओगे तो पैसा आएगा तो आप वापरोगे। कांग्रेस ने एक थोड़ा सा सावधानी बरती और एकदम से कोई झटका न बैठे, जनता के ऊपर बोझ न बढ़े। टैक्स बढ़ता है तो जनता के ऊपर बोझ बढ़ता है ना, तो बोझ ने बड़े काम किया। आज महंगाई बढ़ गई, महंगाई क्यों बढ़ गई? टैक्सेस बढ़ गए, इसके कारण महंगाई बढ़ गई है। सरकार का शेयर बढ़ गया हर चीज में, हाँ, और पैसा भी, सरकार की हिस्सेदारी बढ़ गई तो उसके कारण महंगाई बढ़ गई। जम के पैसा खींच रहे टैक्स के माध्यम से। हर चीज में यानी आपका प्रॉफिट भले 5% हो, लेकिन सरकार की 5 से 28% तक की भागीदारी आपके प्रोडक्ट में, प्रोडक्शन कास्ट पे नहीं, आपके सेल पे। बाकी जगह हम तो जितनी लागत लगी उसके हिसाब से कितना मुनाफा। पहले 25-30 किलोमीटर के ऊपर कारें, आप जीप नहीं भागती थी, हाँ, 4 व्हीलर्स नहीं भागती थी। अब तो 160, 170, 180 की आ गई है। पेट्रोल की खपत भी बढ़ गई, पेट्रोल के रेट भी बढ़ गए। अमरावती के लिए आप दोनों से पूछता हूँ, क्या योजनाएं, क्या विकास होना चाहिए? कोई एक समझो, आप यदि खासदार के लिए खड़े रहते तो क्या आप फील करते थे अमरावती की जनता को कि मैं क्या करूंगा? यानी मेरे पूछने का मतलब है कि क्या लोगों की आवश्यकता है, यहाँ पे रोजगार की आवश्यकता है, उसके बाद में इंडस्ट्री की आवश्यकता है, यहाँ पे डेवलपमेंट की आवश्यकता है, यहाँ पे विकास की आवश्यकता है। यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी है, मेडिकल कॉलेज की समस्या है, यहाँ पे स्वास्थ्य की समस्या है। अभी स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे हम अमरावती के डॉक्टर पे आज भी विश्वास नहीं करते हैं, हम नागपुर जाते हैं, उसकी बहुत बड़ी अभाव है। इन चीज़ों पे क्यों चर्चा नहीं होती सारी की सारी? क्यों हम लोग सिर्फ हम उठ के विमानतल पे कि विमानतल आए, हमने वैगन कारखाना लाया, हमने टेक्सटाइल लाया, क्या इसके अलावा जो प्राथमिक सुविधा है क्या उसमें भी हम परिपूर्ण है? दोनों से प्रश्न है मेरा। नाही, माझं असं म्हणणं आहे की विदर्भामध्ये नागपूर नंतर अमरावती शहर आहे। म्हणजे अमरावती म्हणजे नागपुरामध्ये विभागीय आयुक्त एक नागपूर आहे आणि अमरावती, म्हणजे अमरावती
अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम हाँ, 5 जिल्हे, बांट रहा है 5 जिल्ह्याचं अमरावती आयुक्त आहे. आणि अमरावती म्हणजे अमरावतीमध्ये 5 कमिशनर आहे. विभागीय आयुक्त, आदिवासी कमिशनर, म्युन्सिपल कमिशनर, त्याच्यानंतर तुमचे रेव्हेन्यू कमिशनर, पोलीस कमिशनर, म्हणजे 5 कमिशनर अमरावतीमध्ये आहे. आणि म्हणजे लोकसभेचं क्षेत्र जरी आपण अमरावती लोकसभेचं क्षेत्र जरी आपण अमरावती झालं तरी पहिली प्राथमिकता, खऱ्या अर्थानं पहिली प्राथमिकता दिली पाहिजे आरोग्याला. आरोग्य चांगलं तर सर्व चांगलं. पोटात जर माणसाच्या पोटात अन्न असेल तर माणूस काही करू शकेल, तर माणसाचं पोटच नाही भरत तर माणूस काही करू शकणार. म्हणजे आरोग्य पहिला विषय, रोजगार हा दुसरा विषय. आणि अमरावतीमध्ये आपण हे पाहिलं की गेल्या 20 वर्षापासून नांदगाव पेठची जी MIDC आहे ती आजही आपण योजना आती रही वहाँ पे, सेज से लेके तो कुठे आपण डेव्हलपमेंट पाहिलाय. सेज केमिकल झोन, अब टेक्सटाइल पार्क, मग आपण डेव्हलपमेंट कुठे पाहिलेलं आहे. एवढी मोठी MIDC आपण पाहतोय की जवळपास आज 200-250 एकरामध्ये ती MIDC आहे, पण त्याचं डेव्हलपमेंट कुठे आहे. इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट झालं का. अमरावतीची अगदी आपण बडनेर रोडच्या MIDC मध्ये गेलो तर पुरं सुनसान पडलेली आहे. काही म्हणजे बोटावर मोजणे इतके त्या ठिकाणी कारखानदारी आहे. सातूरनं MIDC तर पूर्ण संपलेलीच आहे. प्रतिभाताईंनी त्या वॅगन कारखान्याचं जेव्हा उद्घाटन केलं होतं तर वॅगन कारखान्याची आजची परिस्थिती काय. आपण फक्त एकाच विषयाकडे आपलं लक्ष आपलं असं आहे की आपण फक्त एअरपोर्ट पाहतोय. एअरपोर्ट मध्ये बसणारा वर्ग कोण आहे. एअरपोर्ट मध्ये बसणारा सामान्य लोगों की क्या फायदा, आणि सामान्य माणसाला काय फायदा आहे. एअरपोर्टचा डायरेक्टली फायदा होणार नाही सामान्य माणसाला त्याचा. डायरेक्टली फायदा होणार Directly नाही. पण आपला जो एम आहे, आपण सगळ्यांचं एकच कॉन्सन्ट्रेशन आहे की एअरपोर्ट केव्हा होणार. एअरपोर्टच्या अगोदर अमरावतीतला जो आरोग्य विभाग आहे, आरोग्य विभागाकडे लक्ष असलं पाहिजे. अमरावतीच्या रोजगाराकडे लक्ष असलं पाहिजे. अमरावतीच्या एज्युकेशनकडे लक्ष असलं पाहिजे. अमरावतीच्या एज्युकेशन मध्ये जे कॉलेज अनेक लाखोंना डोनेशन घेतात त्यांच्याकडे लक्ष दिलं, त्यांच्याकडे लक्ष असलं पाहिजे. म्हणजे जनप्रतिनिधी हा जसा महानगरपालिका जनप्रतिनिधी जसं महानगरपालिकेच्या एका विभागापुरतं तो असतो, तोच खासदार त्या जिल्ह्याचं काम पाहतो, तोच विधानसभेचा आमदार त्या क्षेत्राचं काम पाहतो. प्रत्येकाच्या जनप्रतिनिधींचं काम डेमोक्रेसीमध्ये भारतीय संविधानामध्ये उल्लेखित केलेलं आहे. आणि त्या अनुषंगानं अमरावती म्हणजे त्या भागाचं रोजगार, आरोग्य आणि सर्वात मोठी विषय लॉ अँड ऑर्डर, या 3 गोष्टीकडे जर म्हणजे आता आपण अगदी पुण्याचं प्रकरण पाहतो आज 15 दिवसापासून. कसं प्रकरण आहे, कुठपर्यंत आलं, कुठपर्यंत पोहोचलं. म्हणजे किती सिन्सिटिव्ह महाराष्ट्रामध्ये नाही देशामध्ये इंडियन पूरी एक स्टोरी, पूरी पिक्चर बन जाएगी. म्हणजे आपण अगदी ऍक्च्युअली रिअल परिस्थिती पाहून राहिलो, जे आपण केव्हा तरी सिनेमामध्ये परिस्थिती पाहतो होतो. रक्त बदललं, अमुक बदललं, तमुक बदललं, ते ऍक्सिडेंट झालं, ते म्हणजे आपण रिअल स्टोरी आपण पाहतोय. मग अशा परिस्थितीमध्ये म्हणजे जनप्रतिनिधी कुठलाही असो त्याचं एक क्षेत्र तिथं मग ठरलेलं. 18 लाखाचा मतदार म्हणजे लोकसभा मतदारसंघ, 3 लाखाचा मतदारसंघ म्हणजे विधानसभेचा मतदारसंघ, 24-25 हजाराचा मतदारसंघ म्हणजे महानगरपालिकेचा मतदारसंघ, 30 परिस्थिती ग्रामीण भागामध्ये, 30 भागात ते तालुक्या प्लेसवर आहे. तर म्हणून रोजगार, आरोग्य आणि म्हणजे या गोष्टीकडे खऱ्या अर्थानं लक्ष असणं आवश्यक आहे. आणि जी मी एज्युकेशनच्या संदर्भामध्ये बोललो, लहान शाळा कॉलेजेस आहे. आज आपण अगदी पाहायला संतोष आता तुम्ही तर शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम आहे, तुम्ही सिनेटमध्ये काम केलेलं आहे, तुम्ही विद्यापीठाच्या अतिशय तुमची जवळीक त्या ठिकाणी आहे. आपण साध्या कॉन्व्हेंटला KG आणि KG2 कडे आपण 5-5, 6-6, 2-2 लाखात आपण डोनेशन पाहतोय. ही जबाबदारी ही जबाबदारी जनप्रतिनिधी टाळून चालणार नाही. कारण की सर्वसामान्य माणसानं कोणाकडे पाहायचं, सर्वसामान्य माणसाचं लक्ष कोणाकडे द्यायचं. जेव्हा तो व्यक्ती एखाद्या व्यक्तीला मतदान करतो तर त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. तो तिथपर्यंत गेल्यानंतर त्याला कमीत कमी त्याच्या पाठीवर हात फिरला गेला पाहिजे की ठीक आहे, तुझी समस्या मी ऐकतो, तुझ्या समस्या सोडवण्याचा मी पुन्हा प्रयत्न करतो. हे जे असे जे विषय आहेत ते विषय खऱ्या अर्थानं लक्ष दिलं पाहिजे. एज्युकेशनचा विषय अतिशय महत्वाचा आहे, रोजगाराचा विषय महत्वाचा आहे, आरोग्याचा विषय महत्वाचा आहे. आणि शहरी भागामधलं म्हणजे हे टाळून चालणार नाही. अतिक्रमण हा सुद्धा विषय आहे, हे चालणार नाही आपल्याला विषय. जिस प्रकार से चुनाव का समय आता है, जो मुद्दे पे हम बात करें वो मुद्दे चुनाव के होने चाहिए, क्यों नहीं होते, क्यों नेता लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते और क्यों भी जनता इन चीजों को नहीं पूछती, क्या कारण होता है इसके पीछे? शॉर्ट मेमोरी और जो वादे होते हैं भूल भुलैया जैसे भुलावने वादे जो होते हैं, तो उसके कारण पब्लिक जो होती है, और ये नशा है, राजनीति है, नशा है. और
जिसकी मानसिकता धारणा जैसी होती है, वो उस विचारधारा के साथ वो चलता है और वो अंधा बना देती है, अविचारी बना देती है व्यक्ति को। ये सारे जो है मौलिक विचार की बातें जो होनी चाहिए, जो हमारा जनप्रतिनिधि हो, उसमें वो जो दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए कि जितनी भी बातें अभी संजय जी मापले ने बताई कि ऐसे 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 सब इसमें क्षेत्र में काम होना चाहिए, तो कोई ऐसा जनप्रतिनिधि होगा कि जो चुन के आने के बाद या पहले से अपने मतदार संघ के बारे में ऐसा सोचता हो और पहले दिन से काम करता हो, तो आखिरी के साल में उसको कुछ उसके रिजल्ट मिलेंगे। कोई करते नहीं, पार्टी से खड़ा होना, बड़प्पन के लिए मैं आमदार बन गया, मैं खासदार बन गया। अगर मन से कोई जनप्रतिनिधि करना चाहे कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि क्या क्या सुविधा है, किसका अभाव है, क्या चाहिए, किस तरह से ऊंचाई पे मेरे इसको लेके जाना है, एक ये अगर सोचता है लीडर, हम सोचते हैं कि हमको टिकट मिलना चाहिए, वो टिकट कैसी मिलेगी, जातिगत समीकरण से मिलेगी या धर्मगत समीकरण से मिलेगी या पार्टी के जो होते हैं हाईकमांड उनसे अगर अच्छे रिश्ते रखेंगे तब से मिलेगी। क्योंकि कोई अच्छा पढ़ाई करने वाला, स्टडी करने वाला, विचार करने वाला, विजनरी, जिसके पास दृष्टि हो डेवलपमेंट की, उसको कोई उम्मीदवारी देता है? नहीं देते हैं। अगर आप जिसको बाजार में लाओगे, जिसको मैदान में लाओगे, जिसको चुनाव में खड़ा करोगे, अब उनके पास तो कुछ नहीं। पार्टी अभी भाजपा की स्थिति ऐसी होगी, कोई भी पार्लियामेंट्री कोई भी अभी सांसद बोल सकता है कि मेरे मतदार संघ में ये चाहिए, इसलिए वो पार्टी से या अपने नेता से बगावत चर्चा भी नहीं कर सकता। क्या बोल दिए उन्होंने, अपने ये वर्धा के सांसद जो थे तड़स, उन्होंने क्या बोल दिए कि नहीं मैं बोल नहीं सकता, मेरे पार्टी के धोरण के विरोध। वो प्याज के भाव के बारे में ऐसे कि उसके बारे में बोल रहा था, यानी खुलेआम बोल रहे ना वो कि हम पार्टी में बोल नहीं सकते। नाना पटोले जी ने क्या कहा था कि भाई हमने तो खाली इतनी बात की थी कि किसानों के बारे में, हमारी बात हमको बिठाया गया, हमारी बात तक सुनी नहीं गई, उसके ऊपर निर्णय लेने की बात तो अलग, खाली हम आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। आर्ग्यूमेंट करना मतलब है कि किसानों की बात रख रहे थे उनके सामने, स्थितियां ऐसी ऐसी है, ये तो वो सुनी भी नहीं गई, इसलिए वो बाहर पड़े, ऐसा वो कारण बताते हैं। और कारण बताते भी है और सही भी है। कोई भी मिनिस्टर अभी जो है वर्तमान केंद्र सरकार में जितने भी केंद्रीय मंत्री है, पहले तो भी थोड़ा सा निर्मला सीतारमण का, जेटली जी का, वो सुषमा स्वराज का चलते थे, अब तो राजनाथ सिंह तक को भी पीछे छोड़ के दो ही नाम चल रहे हैं, अमित शाह और मोदी जी। हाँ, बाकी दूसरे नाम जो चलते नैरेटिव सेट करने के लिए चलते हैं, कोई तो स्टेटमेंट बाहर है उसके ऊपर चर्चा होती रहे। कोई ये बोल सकता है कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल डिसीजन लेता है? नहीं, जो राजा बोले और दल हाले, ऐसी बात हो गई है। इसके कारण यहां जनप्रतिनिधि जो होना चाहिए वो स्टडीज होना चाहिए। लक्ष्य तुम्ही मला परिस्थिति तानाशाही की तरफ हम अग्रसर नहीं हो रहे, पूरी वन मैन शो की तरफ। हाँ, ये तो सब बोल रहे हैं और हो गई है परिस्थिति भी हो रही है। एक ये लोकशाही के नाम पे चुनाव एकमात्र दिखावा बन के रह जा रहा है। हाँ, सारी मशीनरी अब केंद्र सरकार के हाथ में है और तानाशाही शुरू हो गई है। अब वो सरकार में है या पार्टी में है, अब पब्लिकली वो दिखाई नहीं दे रही है, पर सारी पब्लिक को तभी दिखाई देंगी जब वो पूरे उसमें दलदल में फंस जाएंगे। तब क्या हाथ में बचेगा? कुछ लगता है कि इन सारी चीजों की परिस्थिति चेंज होगी, लोगों को समझ आएगा कि नहीं हमारे साथ में गलत हो रहा है, या कोई जनप्रतिनिधि को ऐसा समझ में आया कि नहीं मेरा ये कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन पार्टी का मैनिफेस्टो, पार्टी के आदेश, इसके ऊपर ये जनप्रतिनिधि चुन के आता रहा। और एक फेस के आधार नेग्लिजेंस ऑफ द पब्लिक 43 जगह यदि चुनाव लड़ा जाता है कि आप सिर्फ मोदी को वोट दीजिए, स्थानीय कार्यकर्ता को भी उसमें डोमिनेट फील होता तो भी ये सब चीजों को देखते हुए ये चीज जनता तक भी जानी चाहिए। और हमारा सारा एग्जिस्ट पोल पूरा बता रहा है 400 तक की सीटें बता रहा है, 300 से लेकर 400 तक की सीटें बता रहा। जो व्यवस्था चल रही है हम ये मान के चलते कि पब्लिक उनको मान रही है, जो व्यवस्था उसको एक्सेप्ट कर रही है। क्या ये भी विपक्षियों को एकजुट होना पड़ेगा और वो वैसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो इंडिया आघाड़ी बनी थी, बनने से पहले ही बनते ही उसमें से नीतीश कुमार बाहर पड़ गए, तो ये जनता विश्वास करे किस पर? फिर उसके बाद में जो है अपनी ममता दीदी बाहर उसमें से निकल गई,
और 2-4 लोग ऐसे जो उन्होंने किनारा कर लिया, यानी बनने के पहले ही बिखर गई। जी जी। और बनने के पहले तो ये त्याग होना चाहिए विपक्षियों में। तो हर एक कोई चाहता है कि विपक्षी एकजुटता का अभाव है, बिल्कुल अभाव है। हाँ, वह सारा का सारा प्रयास अब गठबंधन की राजनीति में ऐसे किसी भी एक पार्टी, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। का अभाव, उनकी जो ताकत है मोदी जी और अमित शाह जी, और विपक्ष का जो एकजुटता मनोबल तोड़ रही, वो मनोबल तोड़ रहे हैं। और जो कहीं जाता है तो उसको भी तोड़ना शुरू है। हमने देखा कि कई भ्रष्टाचारी नेता को बीजेपी ने स्वीकार करके उनके भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार ऐसे ही खत्म होते रहा तो कुछ दिनों बाद में निश्चित रूप से नहीं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। नहीं, भ्रष्टाचार जो नहीं हुआ उसको तरफ से खत्म हो गया। जामा अलग पहना दिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या दिखाई दे रहा है? वो करप्शन नहीं है। ये करप्शन नहीं है क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड? अब तो उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, समय नहीं आप मैं लेना चाहूंगा, पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो हुआ वो भ्रष्टाचार नहीं है। वो केंद्र सरकार का नहीं है, वो क्या किसी स्टेट सरकार का है? किसी एक भ्रष्टाचार भी बोल सकते हैं ना। नहीं, वो फिर आप जामा कुछ भी पहना हो उसको हम नहीं, जो अरुण जी जेटली ने पार्लियामेंट में वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बिल रखते हुए जो बातें कही थी, उसके ऊपर जो भाषण दिया था, आप सुनिएगा उसको क्या बोला। अब तो सीधा सीधा दिखाई रहा है, जिनको धंधा दिया उनसे चंदा लिया बोल रहे, सीधे सीधे बोल रहे। तो ये भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। और दूसरी बात जो है, ये जो सारे उद्योगपतियों को जिस तरह से कर्जा माफ किया जा रहा है, जिस तरह से उनको सहूलियत दी जा रही है, देना चाहिए। देखो, उद्योग नहीं बढ़ेंगे, देना चाहिए, पर वो भी तो तय करना चाहिए। हाँ, सभी को देना चाहिए। आप किसी बड़े घरानों को, बड़े बिजनेस कारपोरेट हाउसेस को दोगे और छोटे छोटे बिजनेस को मारोगे, तो इससे कैसा देश चलेगा? देश नहीं चल पाएगा। तो ये इसके लिए जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठानी चाहिए। दूसरा, सरकार डेवलपमेंट नहीं कर सकती, सरकार रोजगार निर्माण नहीं कर सकती, ये हमारा भ्रम है। हम सरकार के ऊपर डिपेंड है। ये जो रोजगार निर्माण होता है, ये बिजनेस मनी करते हैं। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं, वो नए नए उद्योग अगर चलाते हैं तभी उसमें रोजगार होगा। उनको प्रोत्साहन प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या परवानगी देणे। एक उद्योग जो अमरावतीमध्ये नहीं, और लोगों की मानसिकता धारणा ऐसी बने। एका मुद्द्याकडे आपण वळूया। महत्वाचं म्हणजे किती वेळा इलेक्ट्रिकल जाते, लाईन किती वेळा जाते अमरावती में? अभी तो दिन में 4-5 7 बार लाइन जा रही है पूरी अमरावती की स्थिति। हे प्रत्येक काम शेडिंग का प्रश्न नहीं है। हे प्रत्येक काम हे जनप्रतिनिधीच्या अंतर्गत मोठे, जनप्रतिनिधी त्यावर आवाज उठवला पाहिजे की आता एमएससीबीची किती वेळा लाईन चालली आहे, तुम्ही मला सांगा किती वेळा लाईन जाते एमएससीबीची? वो चला मुद्दा टैक्स का चला, टॅक्स महानगरपालिकेचा टॅक्स महत्वाचा नहीं है। अरे गेल्या आपण 50 वर्षापासून आपण कुपोषण बड़ा मजाक किया गया भारतीय अपने अमरावती के लोगों के साथ में कि चुनाव के पहले किसी ने तो बोल दिया कि अजित पवार ने टैक्स कम कर दिए और सब तरफ चला, लोगों को राहत मिल गई करके। टैक्स तो उससे ज्यादा आने लगा, बढ़ा था उसका 1.5 पट पे आके 2.5 पट कम कर दिया। ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। टैक्स जितना था जैसा कि वैसा ही आया हुआ है। तो उन्होंने मंत्रिमंडल में घोषणा की, ये धूल झोंकने वाली बात जो है ना, उसका गजेट निकलना चाहिए था, नोटिस निकलनी चाहिए, वो कहीं नोटिस पहुंचे। ये धूल झोंकने वाली बात। सारी सब जगह महानगरपालिका में प्रशासक है, कहीं पे भी जनप्रतिनिधि नहीं है। इससे प्रशासक को जो ऊपर से शासन बोलता उसके निर्णय को मान्य करके लोगों का, और यहाँ तो वसूली भी सख्ती से वसूली चालू कर दी गई है। ये थी हमारी चर्चा लोकसभा के चुनाव पर, क्या मुद्दे होने चाहिए। कई हम दिन भर चर्चा कर रहे हैं, 2 दिन से लगातार स्थानीय मुद्दे उसमें लुप्त हो गए, चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें कहीं पे भी स्थानीय मुद्दे और स्थानीय प्रतिनिधि को वो वेटेज नहीं है जो केंद्रीय नेतृत्व बोल रहा है कि सिर्फ मेरे नाम पे बोल दो। क्योंकि भाजपा भी कहीं नहीं रहेगी, मोदी होगी, मोदी सरकार होगी, भाजपा सरकार नहीं। पहले हम कांग्रेस सरकार की बात करते थे, केंद्र सरकार बोलते थे, केंद्र सरकार बोलते नहीं, पार्टी के नाम से सरकार चलती है। कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार है, जनता दल की सरकार है। अब वो शब्द हट गया, मोदी सरकार है, मोदी सरकार नाम आ गया। तो ये व्यक्ति विशेष में जो ये जानबूझकर नेरेटिव सेट किया है, वो जानबूझकर। एक व्यक्ति, एक नेशन और वही देखो आज जो है कि भाजपाई बोलो या मोदी जी बोलो या शाह जी बोलो, ये कांग्रेस को और नेहरू को कोसते हैं। आने वाला भविष्य में इनको इतिहास इनको कोसेगा कि मोदी के कारण ऐसा हुआ, मोदी के कारण ऐसा हुआ, भाजपा के कारण ऐसा होगा। देखो, ये तो
चक्र है वो चलेगा और जहां से शुरू किया वहां पे आके रुकेगा वो। ये थी हमारी आज की चर्चा एक विशेष सब्जेक्ट पे। हालांकि दिन भर हम जब चर्चा कर रहे थे कौन आएगा कौन जाएगा, किसको कितनी जाति के वोट मिलेंगे, कौन से मिले, इस पे सारी चर्चा रही। और पुराने आज हमने जो चर्चा की कि क्या मुद्दे होने चाहिए थे चुनाव में, जो पूरी तरह नजर दोनों पार्टी की तरफ से नजर दी गई। किसी ने भी कहीं पर भी, यानी इवन पक्ष सत्ताधारी पक्ष है वो भी और विपक्ष दोनों ने भी कहीं पे भी अमरावती में इस बारे में बात नहीं की कि अमरावती स्थानीय मुद्दों का क्या स्थान होना चाहिए। एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में पूरा समय गया और उसी आरोप प्रत्यारोप के चलते आरोप प्रत्यारोप से भी नीचे उतर गए, गाली गलौज। जनता ने ये किया कि हमको किसको वोट देना है, उन्होंने अपना तय कर लिया और मत पेटी में बंद कर दिया। कल सुबह 8 बजे से लगातार हम आपके साथ में बने रहेंगे। जो हमने चर्चा की क्या वह हम मतदान के रूप में उसे देखेंगे, जो लोगों ने क्या स्थानीय मुद्दे क्या मतदान के रूप में देखेंगे, जो लोगों ने वादे किए क्या उसमें देखेंगे। ये तो अब कल का वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे अभी रुझान बदलते जा रहा है। हर व्यक्ति से रुझान बदलते अभी तक हर व्यक्ति की सोच अलग है। हम बिजनेसमैन से पूछते तो उसकी बात अलग है, एक ठेले वाले से पूछते तो उसकी जरूरत अलग है, ऑटो वाले से पूछते उसकी जरूरत है, एक उद्योजक की जरूरत अलग है, एक शिक्षक है उसकी जरूरत अलग। इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम सरकार की जो सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसकी यहाँ हम एक प्रतिनिधि चुने, वो प्रतिनिधि क्या उन चीजों में सक्षम है। मुझे लगता है हमने जितने प्रतिनिधि, कोई इन मुद्दों पे बात नहीं करता, कोई चर्चाओं पे बात नहीं करता। नुकसान किसको है, यदि कोई नवनीत राणा आती तो नुकसान किसको है, बलवंत वानखड़े आता तो नुकसान किसको है। हम अपना फायदा और नुकसान देखते। जहां तक 80% लोग जो मतदाता जिन्होंने मतदान किया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नवनीत राणा आए या बलवंत वानखड़े। मात्र 10% लोग जो लाभार्थी है, शिक्षक संस्था है, उद्योगपति है, जिनके ठेके हैं, जिनका काम सरकार कॉन्ट्रैक्टर्स, उन लोगों को सिर्फ सरकार के या प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि बदलने का प्रभाव पड़ेगा। बाकी 80% हमने कई लोगों से अभी चर्चा में भी किया, तो कई लोगों ने ऐसा उत्तर दिया कोई भी हमें क्या फर्क पड़ता है। ऑटो वाले से पूछो भैया कांग्रेस भी आया तो हमको ऑटो चलाना है, हमने कांग्रेस के राज में भी ऑटो चलाया, सेना के राज में भी ऑटो चलाया और आने वाले सरकार के राज में भी ऑटो चलाना, हमारे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब इस फर्क नहीं पड़ता है और ऐसी सोच लोगों की हो गई है तो कहाँ यह देश जा रहा है, क्यों लोगों को अपने खुद के प्रति और देश के प्रति प्रेम निर्माण नहीं होता कि इसका विकास होना चाहिए। क्योंकि कहीं तो भी नेता लोग हमारे वादे तो करते हैं लेकिन प्रोजेक्ट करने में चूक जाते हैं। प्रोजेक्ट तो छोड़ो, अभी जिस बातों पे मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए मुद्दों पे भी हम चर्चा करते हैं। मंगलसूत्र आपका छीन लेंगे, हम आपके प्लाट छीन लेंगे, ये रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इन मुद्दों पे सारी की सारी आपने 10 साल में निश्चित रूप से बहुत विकास किया, डेवलपमेंट किया, कहा कि स्पीड अच्छी थी, कर्जा लेके भी विकास किया, लेकिन किया यह माना है तो उस विकास पे क्यों बातें नहीं होती, क्यों आपको ऐसे समय लोगों को 15% लोगों को 85% लोगों को डर का 15% लोगों से आपको वोट मांगना पड़ता है। निश्चित रूप से कहीं तो भी देश की जो दिशा जा रही है उसके में एक चिंतन करने वाली बात है। चिंतनशील लोगों ने इस पर चिंतन करना चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। चर्चाओं में आपके साथ में जुड़े रहेंगे। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, महत्वपूर्ण जानकारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।